ओके सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हैं मोहित चौहान, ऑल इंडिया रैंक 79 AIR और JRF क्वालिफाइड। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है थैंक यू मैम। आपको? अब अच्छा लग रहा है, पहले से तो काफ़ी बेहतर है। काफी बेहतर मैम लग रहा है। 6 अटेम्प्ट में हुआ है तो अच्छा लग रहा सिक्स्थ है। अटेम्प्ट में। ओके, यस तो मैम। आपने अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि कब आपने मास्टर्स कंप्लीट कर ली थी, कहाँ से आपकी बैचलर्स थी? मैम मेरी बैचलर्स तो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से हुई थी, बिजनौर से, बेसिकली ओके। बेस्ट यूपी से। एंड ओके। मेरी जो पीजी हुई है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है, अभी इसी ओके। ईयर 2025 में। अच्छा, 25 में ही आपने मास्टर्स कंप्लीट करी है? यस मैम। तो आपने जैसे कि मैम। बताया कि आपका सिक्स्थ अटेम्प्ट था, यस तो फिर मैम। आप कब से, क्योंकि आपने अभी ही मैम जस्ट क्वालिफाई किया है मास्टर्स। एक्चुअली मैम मेरा ऐसा था कि मतलब 2022 में मेरी बैचलर्स हुई थी। उसके बाद में एक साल मैंने ड्रॉप लिया था, तो उस ईयर मैंने अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट से एक प्राइवेट कॉलेज से एमएससी डाल दी थी, ऐसे ही हम्म। मतलब। तो उसमें मतलब मैंने नेट भी दिया था 2 बार। तो तब भी मेरे मतलब मार्क्स तो सही थे, बट क्वालिफाई नहीं हुआ था। हम्म। तो फिर उसके बाद में मतलब एक बार मैंने जैम का दोबारा से दिया था, ड्रॉप लेने के बाद ईयर। तो ओके। उसमें मेरा एनआईटी वगैरह मिल रहा था, तो बट मैंने छोड़ दिया था, लिया नहीं था। तो फिर तो फिर इलाहाबाद आपने यूनिवर्सिटी में। इसके पहले जैम की भी प्रिपरेशन करी हुई है? हाँ, जैम की प्रिपरेशन की हुई है मैम। ओके। परवीन सर से ही की थी तब भी मतलब। ओके। हाँ, तब सर शायद एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। ओके। हाँ तो जी। फिर फाइनली आपका एक तरीके से देखा जाए तो मास्टर्स के बाद पूरा कंप्लीट लिया, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ आपने। उसके बाद जैसे 2025 में प्रॉपरली बोले तो आपकी मास्टर्स हुई है, और हाँ, फिर अभी उसके बाद वाले 2025 में। पेपर में ही आपका क्वालिफाई हो गया। हाँ तो मैम, हाँ। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे आपने बताया जैम की प्रिपरेशन करी थी, तो वो प्रिपरेशन आपकी किस तरीके से बेनिफिशियल हुई नेट की जब आपने प्रिपरेशन करी? मैम 75% तो जैम का ही रहता है नेट में भी और गेट हम्म। में भी। बस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने होते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह, या जैसे नेट का जो पेपर पैटर्न होता है वो तो लेवल अलग ऑफ होता है। क्वेश्चंस थोड़ा सा हाँ। ट्रिकी और 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 डिफिकल्ट थोड़ा हो नेट जाता है। का नेट का क्या होता है ना मैम, थोड़ा सा पेपर का पैटर्न भी बहुत अलग होता है जैम से। बिल्कुल जैम में बिल्कुल। 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सेलेक्ट करना होता है, उसी में टाइम मतलब जाता है इधर उधर। तो उस हम्म। वजह से नेट थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है जैम के कंपेयर में तो। हाँ बिल्कुल, नेट हम्म। बिल्कुल जाहिर सी और बात दूसरा है, मैम, ज्यादा डिफिकल्ट है। मास्टर्स में इस वजह से नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे यहाँ पे मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि इंटरनल एग्जाम बहुत होते हैं। हम्म। मतलब मिड सेम में भी दो मतलब टेस्ट होते हैं, T1 T2, हम्म। तो मतलब 4 मंथ का सेमेस्टर होता है, उसमें सारे एग्जाम ही होते रहते हैं, तो फिर बार आपने बार नेट बार की बार। प्रिपरेशन मास्टर्स के बाद स्टार्ट हाँ। करी है? नहीं नहीं, प्रिपरेशन तो चल रही थी, बट उतने हम्म। अच्छे से नहीं फोकस हो पा रहा था, क्योंकि बार बार एग्जाम होना कॉलेज के। तो तो थोड़ा बहुत दिक्कतें आपने होती है। हाँ। स्टार्ट करी होगी, लेकिन आपने जैसे कहते हैं कि प्रॉपर अच्छे से शिद्दत से बैठ के जब तैयारी होती है, वो आपने कब से स्टार्ट करी? वो तो मैं मेरी मई में 14 मई को मेरा कंप्लीट हुआ था मास्टर्स। उसके बाद ओके। से स्टार्ट की थी मैम। आपका जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट हुआ आपने हम्म। तुरंत ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और हाँ। 6 महीने आपने प्रिपेयर किया और फाइनली आपका JRF यस मैम। क्वालिफाई हो गया। ओके, दैट्स ग्रेट। तो थोड़ा सा आप प्रिपरेशन जर्नी के रिगार्डिंग बताना चाहोगे कि क्या आपका डेली रूटीन रहता था पिछले 6 महीने तक, कैसे आप फॉलो करते थे, किस स्केड्यूल में आप मैम पढ़ते थे? ज्यादा तो कुछ नहीं मैम, बस मैं थोड़ा मतलब नाइट को ओरिएंटेड रखता हूँ अपने मतलब टीचिंग में। ओ सॉरी, पढ़ने के उसमें। तो मैं हम्म। रात में ज्यादा पढ़ता हूँ, तो मैं रात में ही पढ़ता था, दिन में सोता था 5 से 6 घंटे ही, ज्यादा नहीं कुछ ऐसे अलग से पढ़ना। और मेरे साथ ओके। में क्या था कि मैं टीचिंग भी करता था एक इंस्टीट्यूट में देहरादून में। तो ओके। दिन में वहां पे भी जाना होता था। तो आपका जैसे आप टीचिंग भी करते थे, तो कितने घंटे की आपका यहाँ पे जॉब का ड्यूरेशन रहता था? जॉब का ड्यूरेशन तो ज्यादा नहीं था, 4 से 5 घंटे ही था, मतलब पार्ट ओके। टाइम टाइप में था। तो एक तरीके से आपने पार्ट टाइम 4-5 घंटे भी आपने खुद की सेल्फ अर्निंग के लिए भी दिए, और उसके अलावा आपने 5 से 6 घंटे आपने नेट की हाँ, प्रिपरेशन के लिए भी नेट की प्रिपरेशन। कंटिन्यूअसली 6 महीने तक हाँ, आपने क्योंकि मैम तैयारी मेरा करी? सिलेबस तो मोस्टली कंप्लीट ही था, वो मैंने मास्टर्स में कंप्लीट कर लिया था। मेरे को क्या ओके। था, बस रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देनी है, यही था, बार 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 रिवीजन, रिवीजन और टेस्ट सीरीज। टेस्ट। हाँ। ओके, तो जैसे फिर कि रिवीजन मैंने आपने बोला, तो रिवीजन आपने कितनी बार किया होगा, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है? मैम रिवीजन तो काफी बार हुआ होगा, आई थिंक 20+ टाइम्स। ओके, दैट्स क्योंकि नाइस। बार बार करना होता था, और टेस्ट सीरीज, यही सब। दूसरा क्या था मैम कि मैंने सर से बात की थी कि सर मेरा हो नहीं पा रहा है, 5 अटेम्प्ट हो गए हैं। तो सर हम्म। ने बोला था कि रिपीटेड बैच में थोड़ा
देखो और ओरिएंटेड होके पढ़ाई करो थोड़ा। मेरा क्या था मैम, मैं पहले से ही थोड़ा केमिस्ट्री को लेके कुछ ज्यादा ही मतलब भावात्मक हूँ एक तरीके से। मैं हम्म। पूरा ही सिलेबस पढ़ता हूँ किसी भी एग्जाम के लिए। आप तो वो पूरा नेट में, जो भी काम करते हो पूरा हाँ अच्छे से करते हो। हाँ मैम, तो मेरा क्या था, मैंने कोई यूनिट नहीं छोड़ी हुई थी, ना कोई मतलब अलग ओके। से पोर्शन छोड़ा हुआ था। तो सर ने मेरे को उस वजह से थोड़ा डांटा भी था जब मैंने सर से बताई थी ये चीज। तो सर ने बोला ओके। था नेट में ऐसे नहीं होता कि पूरा सिलेबस करना होता है। बिल्कुल। अपना जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको रखो साथ में, और 2-3 चैप्टर अलग से रखो। हम्म। जैसे मतलब मेरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेरा थोड़ा बेस्ट है। तो फिजिकल में हम्म। मैंने इस बार 4 ही चैप्टर, 4-5 ही चैप्टर दिए थे फिजिकल में। बाकी ओके। मैंने सब लेफ्ट कर दिया था इस बार। तो ये शायद इसी वजह से थोड़ा इम्प्रूव हुआ था काफी, क्योंकि फिजिकल में इतने फॉर्मूलाज होते हैं कि उसके साथ साथ रिएक्शन भी याद रखनी होती है, और इनऑर्गेनिक का भी बहुत सारा फंडा होता है। तो उस वजह से शायद मैं पेपर में जाके चीजें भूल जाता था काफी हद तक, हम्म। जिस वजह से गलतियां हो जाती थी। हाँ, क्योंकि मेजरली सेक्शन सी में अगर आप सारा ही कुछ पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। हाँ मैम, वही हो रहा था मेरे साथ। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में जून वाले में क्या हुआ था कि मैंने 40 क्वेश्चन ही रीड किए थे स्टार्टिंग से, ओके। और 14 क्वेश्चन में ही मैंने 25 अटेम्प्ट कर दिए थे। तो 40 ये में ही आपने सारा अटेम्प्ट कर दिया और फिर हाँ, ऐसा और हो फिर जाता है बाद कि में, उसमें नेगेटिव भी हो जाते हैं और आगे आने हाँ वाले वही मैम, क्वेश्चन आसान होते हैं। वही मैम निगेटिव ही हुए थे। वो ऐसे था कि मतलब जैसे मैंने 40 क्वेश्चन रीड कर लिए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था, जैसे मैं आगे गया 20 क्वेश्चन के लिए, तो उसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट के काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, इजी इजी। तो मेरे को यही समझ नहीं आया था कि मैं इनको करूँ अब, या पीछे से डिसेलेक्ट करके फिर आगे बढ़ूँ, या पिछले वाले ही सेलेक्ट रहने दूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था उस टाइम पे, तो और उस वजह से टाइम फिर शायद मैंने, हमारे पास इतना होता हाँ नहीं है। वही मैंने 3-4 मिनट उसी चीज में खराब की थी कि मैम कौन से क्वेश्चन को मेरे को डिसेलेक्ट करना है और कौन से को सेलेक्ट करना है दोबारा से। तो वो हम्म। 20 क्वेश्चन में भी मेरे को मतलब 4-5 क्वेश्चन और आते थे एक्स्ट्रा अच्छे, तो इजी भी थे। बट मैं कर नहीं पाया था उनको इसी वजह से, क्योंकि मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिए थे क्वेश्चन। ओके, तो वही सिलेक्शन का मुश्किल हो जाता है अगर आप सब कुछ ही एक साथ कवर करके जाते हैं तो। हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोलूंगा नेट को लेके, कि नेट में अटेम्प्ट करना मैटर नहीं करता, नेट में छोड़ना मैटर करता है। बिल्कुल। हाँ, अटेम्प्ट के जितने साथ अच्छे से साथ तुम, क्वेश्चन का सिलेक्शन मैटर करता है, हाँ किसको वही आपको बिल्कुल नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। वही मैम, मेरे से हर बार वही वाली गलती होती थी। वो गलती ओके। वैसे इस बार भी हुई है, ऐसा नहीं है कि इस बार भी नहीं हुई है। इस बार भी काफी हद हम्म। तक मेरे से वही वाली गलती हुई है, क्योंकि मेरे ज्यादा क्वेश्चन पार्ट सी में सही नहीं है, पार्ट बी मेरा ज्यादा अच्छा गया है। पार्ट भी आपका ज्यादा स्कोरिंग रहा हाँ है। तो थोड़ा हाँ सा जी। आप एग्जामिनेशन में कैसे सी को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप क्या गाइड करना चाहोगे बच्चों को कि पार्ट बी और सी और सेक्शन ए का किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? पार्ट ए मैम जैसे कि बहुत से लोगों का डाउट होता है कि सेक्शन ए, पार्ट ए का क्या रोल होता है। मैम पार्ट ए तो मैं करता ही नहीं हूँ, मतलब 2 या 3 ओके। क्वेश्चन होते हैं, और होते हैं तो सही से, वरना होते ही नहीं जैसे है कि मुझसे। आपके जैसे बोला फिजिकल केमिस्ट्री जिस भी बच्चे की वीक होती है तो उसको सेक्शन ए में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो मेरे को मतलब मैम ऐसा है कि मैंने कभी रीजनिंग वगैरह मतलब पढ़ी ही नहीं है। मैं मतलब हमेशा हम्म। केमिस्ट्री से ही ओरिएंटेड रहा हूँ। तो रीजनिंग हो गई है, एप्टीट्यूड वगैरह मैंने कभी रीड नहीं किया है किसी भी एग्जाम के लिए। तो मेरे से होता ही नहीं है वो सब, तो मैं ज्यादा उस पर ध्यान भी नहीं दिया, ना मैंने उसका अलग से कोई भी प्रिपरेशन किया, टाइम भी नहीं दिया मैंने उसको। इसलिए ओके। रिग्रेट भी नहीं है उसको लेके कुछ। इस बार मेरे 3 ही मार्क्स हैं वहां से, मतलब मैंने 4 क्वेश्चन किए थे और 3 मार्क्स आए हैं, बाकी सब निगेटिव में हो गए। तो एटलीस्ट 3 मार्क्स भी तो काफी होते हैं, कई बार हाँ ऐसा मतलब होता है ना कि आप बॉर्डर से रह जाते हो। वो बॉर्डर क्रॉस मैम करने के लिए थ्री मेरा मार्क्स बहुत होते हैं। वही मैम, जेआरएफ जो है उन 3 मार्क्स की वजह से ही हुआ है, मैं तो ऐसा मानता हूँ, ये क्योंकि देखिए, ज्यादा क्योंकि मैं मैंने बॉर्डर लाइन पे ही बहुत हूँ। से। हाँ। बॉर्डर लाइन पे ही हूँ मैं। ओके, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों से बात करी, सबका यही कहना था कि वो जो एक कुछ 2-3 नंबर की कसर रह जाती है वो बॉर्डर को क्रॉस कराने का काम ही सेक्शन ए करता है। हाँ जी मैम, क्योंकि ऐसा था, अगर मैं पहले से ही सेक्शन ए पे ज्यादा मतलब ठीक ठाक टाइम देता और फोकस रखता, तो शायद मेरा पहले ही हो सकता था, मतलब कुछ अटेम्प्ट पहले, 1-2 अटेम्प्ट पहले। हम्म। क्योंकि मैं बीएससी के टाइम से ही रेगुलर अटेम्प्ट दे रहा हूँ बार बार। तो इस अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं कि सेक्शन ए को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जाना हाँ, चाहिए। पूरी तरह इग्नोर नहीं करना है। मैं चाहता मतलब मैं यही कहूंगा कि 7 to 8 मार्क्स का तो मतलब बना के चलना चाहिए, मतलब अप्रोक्स हम्म। 10 मार्क्स के समथिंग तो बना के चलना चाहिए 5 से 6 सेक्शन क्वेश्चंस, ए। 15 क्वेश्चंस में से आप 5 से 6 क्वेश्चंस कर वही सकते हैं, मैम। अगर एक दो गलत भी हाँ होते हैं तो 7-8 नंबर आप स्कोर हाँ, कोई कर दिक्कत नहीं लेते हैं। होती है। हाँ, ये चीज तो है। क्योंकि मैम ऐसा होता है कभी कभी पार्ट सी में हम टाइम ज्यादा दे देते हैं क्वेश्चन सिलेक्शन करने के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर पता नहीं चलता हमें कि टाइम किधर को जा रहा है, एकदम से खत्म हो जाता है। तो फिर पार्ट बी तो हम्म। हम कर लेते हैं जैसे तैसे, क्योंकि अपनी केमिस्ट्री का ही होता है, इजी क्वेश्चन रहते हैं पार्ट बी में थोड़े। बिल्कुल। छोटे छोटे भी क्वेश्चन रहते हैं, लेंथी नहीं रहते पार्ट बी में। बट हम्म। हम फंस जाते हैं फिर पार्ट ए में जाके, टाइम नहीं जी मिलता है लास्ट में। बिल्कुल।
हाँ, हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि पार्ट सी से ही हमेशा स्टार्टिंग करनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलता है। जी बिल्कुल, पार्ट सी से ही वही बेस्ट तरीका है स्टार्ट करने हाँ का। मैम, क्योंकि मैम अगर हम शुरू के 1 घंटे में पार्ट सी कर रहे हैं और हमने 15 से 20 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि 70 टू 80 मार्क्स तो हमारे हो गए। बिल्कुल, आधा सेक्शन तो पूरा आधा हाँ, वेटेज हाँ, तो वही लिया होता है पेपर का, वही तो मैम, अगर हम उसे आधा टाइम दे दें तो उसमें कोई गलत नहीं है, हम 1.5 घंटा भी उसको इजीली दे सकते हैं। बहुत आराम से मैम। बिल्कुल। तो इस हिसाब से आप बताइए, जैसे अगर आपने टेस्ट सीरीज दी होंगी एग्जामिनेशन के पहले, तो टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है जब आप एग्जाम में बैठते हैं, या प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो कैसे वो आपकी गलतियां सुधारने में, टाइम मैनेज करने में कैसे हेल्प करती है? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो सिलेबस तो सब कंप्लीट कर ही लेते हैं, बट सबसे ज़्यादा रोल टेस्ट सीरीज का और रिवीजन का ही रहता है। मैं तो कहना चाहता हूँ ओके। कि बच्चे मतलब क्या होता है कि जैसे यूनिट कवर की रही है, कोई रिवीजन किया है किसी यूनिट का, तो उसका टेस्ट ज़रूर दें, यूनिट टेस्ट से बहुत हेल्प मिली है मेरे को। क्योंकि मैंने कभी यूनिट टेस्ट नहीं दिए थे, वैसे टेस्ट देता था 140 तक मेरे मार्क्स आ जाते थे और मेरे को संतुष्टि मिल जाती थी कि हाँ बस हो गया। बट आप यूनिट फुल लेंथ देते यूनिट होंगे टेस्ट, पहले बस। हाँ, 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 बट अब के मैंने क्या किया था कि मैंने यूनिट टेस्ट ज्यादा दिए थे। फुल लेंथ मैंने ओके। 5 ही टेस्ट मैंने फुल लेंथ के दिए थे। तो किस तरीके से बेनिफिट मिलता है छोटे छोटे यूनिट टेस्ट देने से? मैम छोटे छोटे यूनिट टेस्ट से ये होता है कि जैसे हम किसी यूनिट का मतलब जैसे केमिकल बॉन्डिंग है उसको कवर कर लिया, पूरा रिवीजन कर लिया। अब हम उसका टेस्ट देंगे तो हमको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन इस यूनिट से आ सकते हैं। और हम्म। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, अगर तुम किसी यूनिट से मतलब टेस्ट दे रहे हो किसी यूनिट का, और उसमें टेस्ट में 25 क्वेश्चन भी है, तो 25 में से कोई ना कोई क्वेश्चन उसी टाइप का एग्जाम में आना ही है, अगर उस यूनिट से आ रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने मैम काफी बार देखा है, क्योंकि जैसे छोटी छोटी यूनिट है, जैसे बायो इनऑर्गेनिक है, बहुत हेल्प मिलती है बायो इनऑर्गेनिक का यूनिट टेस्ट देने से। क्योंकि क्योंकि इस बायो बार का इनऑर्गेनिक के अगर क्वेश्चन, पेपर देखें तो बायो इनऑर्गेनिक से ही 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे। हाँ, और मैम उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो पूरे ही अलग थे, मतलब करने लायक हाँ ही नहीं थे। डिफिकल्ट थे क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट थे। उसको रिएक्शन मैकेनिज्म से मिक्स कर रखा था, हाँ लेकिन मैम। उसमें से भी अगर देखें 5 से 6 क्वेश्चन में 3 4 क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट हो सकते हाँ, थे इस 3-4 तरीके के। क्वेश्चन हो सकते थे। हम्म। सही बात है मैम। क्योंकि वो और छोटा सा आपने, टॉपिक है 5 से 6 लेक्चर का, तो उस हिसाब से अगर उसमें आप 3 4 भी कर पा रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है। और मैम छोटे छोटे चैप्टर तो मैंने आपसे ही पढ़े हैं, मतलब जो ब्रह्मोस ये सीरीज थोड़े से, वगैरह में हाँ। आपने कराए हैं, तो आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराए हैं और बहुत ज्यादा अच्छे से एफर्ट दिया है। थैंक यू। हाँ, उन ओके। छोटे जैसे आपने बायोऑर्गेनिक एप ब्लॉग आपने बहुत अच्छे से कराई ये सब चीजें। और कम से थैंक कम यू। इनसे ही 30 मार्क्स बन जाते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, जी बिल्कुल। ज्यादा बड़े भी नहीं है, इससे दो हो तीन गया, घंटे में। और केमिकल बॉन्डिंग से कुछ पोर्शन आ जाता है, हम्म, कुछ मेन ग्रुप से। दो तीन। जैसे बच्चे मेन ग्रुप थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे उसकी होती हैं, तो मैं हाँ, उसमें इस बार बोलती हूँ आपने, कि हाँ, एसिड बेस की इसके भी क्वेश्चन आ रखे होते हैं, वो हर बार क्वेश्चन आता है और आसान होता है अगर थोड़ा बहुत हाँ आप मैम, उसको समझ लेते हो। बाकी अगर वही जैसे मैंने, बच्चे कुछ होते हैं टोटली अवॉइड करते हैं, तो उसके अलावा भी जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप क्वांटम पढ़ के जाते हो, क्वांटम से भी 10 क्वेश्चन आए हुए थे इस बार पेपर में। हाँ मैम, तो मैं अगर तो आप कहूँगा 10 में से मैम, 4 5 भी कर पाते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। क्वांटम में तो मतलब 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो सेलेक्ट करो उनसे क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे पर्टुलेशन बिल्कुल थ्योरी है, बिल्कुल। टनलिंग है, और बंडी हम्म। 2D 3D बॉक्स है, और एसएचओ है, और हाइड्रोजन एटम है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ, 6-7 ही टॉपिक मैंने इस बार करे थे क्वांटम से, वैसे पूरा क्वांटम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है प्रवीण सर से पहले से ही, बट इस हम्म। बार मैंने क्वांटम भी आधा लेफ्ट कर दिया था, वही टॉपिक किया था जो मेरे को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने एक तो स्ट्रेटेजिक वे में फॉलो किया, एक स्मार्ट हाँ, स्टडी जिसे कहते हैं। इस बार मैंने बहुत ज्यादा चेंजेस किए थे, जैसे मैम पूरी थर्मोडायनेमिक छोड़ दी थी, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज इतने हैं कि मैं मतलब भूल जाता था हम्म। पेपर में जाके, और हाँ, पढ़ता था जहां उसको से टाइम हमें भी। कंफ्यूजन होती है कि हमारा नेगेटिव हो जाता है तो उसको दूर ही रख दो, अवॉइड कर दो, क्योंकि हमारे मैम पास नेट थर्मो में चॉइस काफी होती है। मैम थर्मोडायनेमिक्स से हमेशा मेरा निगेटिव ही हुआ है, पता नहीं ओके। मतलब क्यों नहीं होता है मुझसे, थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन नहीं होता है, पढ़ी हुई है अच्छे से आती है, बट क्वेश्चन नहीं होता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि तो ऐसे फॉर्मूलाज में टॉपिक्स कभी में तो फिर दिक्कत है। हमें इसको थोड़ा अवॉइड ही कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे इस पास बार मैंने बहुत छोड़ ही ऑप्शंस दिया है था। नेट के लिए तो सेक्शन सी में। हाँ जी मैम, इस बार क्या था, मैंने 5 से 6 टॉपिक लिए थे फिजिकल से, जैसे इलेक्ट्रो, और काइनेटिक, और सॉलिड स्टेट, हम्म। और मतलब थोड़ा काइनेटिक्स से फेस भी रिव्यू काफी दिया। वेटेज होता है, पंद्रह हाँ, सोलह नंबर का काइनेटिक, काइनेटिक्स वेटेज लेता है। तो काइनेटिक इलेक्ट्रो का का क्वेश्चन एक हमेशा क्वेश्चन पक्का आता है। इजी ही आता है, काइनेटिक का क्वेश्चन इतना कुछ हार्ड नहीं आता है। हम्म। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से तो कांस्टेंट क्वेश्चन पूछ ही रहा है हर बार। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी मतलब 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, स्क्रीनिंग लेंथ वगैरह, और डिवाइकल थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ये सारी चीजें टॉपिक्स हाँ, फिक्स्ड हैं। मतलब मैंने अब के बहुत ज्यादा सफिशिएंट स्टडी की थी, बहुत ज्यादा सफिशिएंट, मतलब तो ज्यादा इस नहीं इधर तरीके उधर किया था आपने दिमाग। स्ट्रेटेजिक वे में सारा कुछ टेस्ट सीरीज रिवीजन फॉलो करके, तो आपने हाँ जी मैम। जो प्रॉपर
कोर्स ले रखा था कहीं से? मैम हाँ, विज्ञान वृक्ष से मेरा पहला वाला कोर्स था जिसकी वैलिडिटी जून में खत्म हो गई थी। उसके बाद में मतलब मैंने 1-2 महीना मैं मतलब परेशान रहा, तो मैंने फिर सर से बात की, तो फिर मैंने रिवीजन के पर्पज से रिपीटर्स बैच लिया था। तो आपने जो और पहले भी मैम अपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे होंगे वो विज्ञान वृक्ष से करे थे। हाँ, मैं विज्ञान तो वृक्ष ही है। आप कुछ कहना चाहोगे कंटेंट के रिगार्डिंग कि आपको कैसा लगा अपना ऑनेस्ट रिव्यू? हाँ, कंटेंट बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हिमांशु सर का तो ऑरा ही अच्छा है इतना कि मतलब बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हिमांशु सर से पढ़ के, क्योंकि उनकी बिल्कुल। एआर बन बार-बार आई है, नेट में भी, गेट हम्म। में भी। और ऑर्गेनिक जो उनसे पढ़ता है, मेरे को तो लगता है कि वो कर ही लेता है ऑर्गेनिक, बहुत ईज़ी। उनका अप्रोच बिल्कुल बहुत अच्छा है ऑर्गेनिक का पढ़ाने का भी और क्वेश्चन कराने का भी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो मतलब काफ़ी टाइम से उनसे कनेक्ट हूँ, 2-3 साल से। तो हम्म। अच्छे ही हैं, आदत के भी अच्छे हैं, कभी भी कोई भी क्वेरी वगैरह पूछो तो बता देते हैं वो। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको हर तरीके से हाँ गाइडेंस मैम, मिलती मैंने रही है विज्ञान वृक्ष से। विज्ञान ब्रिक्स में मैम क्योंकि ऐसा है कि परवीन सर से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, 4 से 5 साल हो गए हैं। मतलब जैम के टाइम से ही उनसे जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। तो काफ़ी अच्छी आदत के हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला है मेरे को। और सबसे पहले मैंने जब मेरा क्योंकि मतलब रिजल्ट गाइडेंस भी वगैरह। बहुत मेन रोल प्ले करता है कि आपको प्रॉपर हाँ जी मैम। गाइडेंस अगर मिलता है तो हमारे अंदर एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि हमें किस डायरेक्शन में करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि हाँ बहुत जी मैम। पढ़ते तो हर कोई है, बस कई बार ऐसा हाँ होता है मैम, किसी बच्चे को बस थोड़ा सा गाइडेंस की कमी रह जाती है। वही वही गाइडेंस सारी मैम मैंने चीजें। सर से मेरे को डेट भी याद है, मैंने 17 अक्टूबर को बात की थी दिसंबर वाले ओके। अटेम्प्ट के रिगार्डिंग कि मैं सर ऐसे इतनी सारी चीजें पढ़ के बैठा हूँ, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट है, बट जब भी मेरा नेट नहीं हो पाता है हर बार। और मतलब मेरे आसपास के लोग मुझे बोलने भी लगे थे कि मतलब वो ऑलरेडी एज्यूम करके बैठे थे कि मेरा जेआरएफ हो ही जाएगा मतलब। तो मेरे को क्योंकि ज्यादा आप प्रेशर इतनी था इस मेहनत चीज कर को रहे लेके। होगे साल से। इस चीज को लेके ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्किल में सबको पता है कि इसका तो होना ही है, तो ज्यादा प्रेशर ये रहता था। प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है कि लोगों के मैम एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो जाते हैं। मैम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी सबको, तो और इसी बार हुआ है, तो मतलब मुझसे खुशी ज्यादा भी फिर मेरे बहुत आसपास के ज्यादा लोग होती खुश है। हैं। तो हाँ, थोड़ा सा मेरे आप आसपास के बताना लोग ज्यादा चाहेंगे खुश कि हैं। जैसे हर किसी का, जैसे आपने बताया, फ्रेंड से लेकर फैमिली, हर किसी की हमसे एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो जाती है। और लास्ट टाइम ही जैसे आपने बोला 17 अक्टूबर, जो कि आपका पेपर 18 दिसंबर का था, तो 2 महीने पहले जैसे आपने बात करी, तो एक जो हमारे अंदर प्रेशर एंजाइटी बिल्डअप हो जाता है, तो उसको फिर आपने कैसे डील किया? मैम भाई, वो सर ने बोला था कि ओरिएंटेड होके पढ़ो, ज्यादा मतलब सर ने एक तरीके से ये बोला था कि रिवीजन करो, ओरिएंटेड होके करो, मतलब हम्म। सब चीजों को लेके मत चलो एक साथ। जितने तुम्हें लगता है कि तुम इसमें मतलब स्ट्रोंग हो, उतना ही करो। एक और अपना मैंने फिक्स कर बस लो, ज्यादा एक्स्ट्रा हम्म लेके चलने की जरूरत नहीं है, हाँ, जितना मैंने करो उतना अच्छे से करो। मैंने क्या किया था मैंने पूरे तरीके से तो कोई चैप्टर छोड़ा नहीं था, बट मैंने क्या किया हम्म। था, जैसे कोई चैप्टर है मेरे को तो लग रहा है कि इसको करना है, कम करना है, तो मैंने उसमें से 2-3 टॉपिक उठाए और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देखे जहाँ से आते हैं, तो उसी टाइप से उसके टॉपिक्स लिख लिए पेपर पे, और उसके बाद उन टॉपिक्स को रिवाइज किया बस। ओके। तो जैसे इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी काफी रोल रहा है। हाँ मैम, वो तो काफी बार हो गए हैं। तो वो आपने तो कितने बार मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी? मैम मैं जैम से ही कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर, तो मतलब 10 टाइम्स तो हो गए होंगे अब तक। ओके। तो इस हिसाब से आपने अपना बैकग्राउंड ही पूरा बेसिक ही आपने काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर रखा था, तभी आप फिर मास्टर्स के बाद मैम कर मेरे को पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं पेपर में बैठने के बाद चीजें काफी हद तक भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों, मेरे को भी नहीं पता। एनजाइटी वगैरह हो जाती है, और प्रेशर हम्म। इतना रहता है उस टाइम पे, मैं ओवर थिंकिंग करने लग जाता हूँ। वो तो इतने में इस टाइम। चीज से, ये तो हर बच्चे के मन का डाउट रहता है कि एग्जाम में जैसे ही वो बैठता है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, वो 3 घंटे में सब कुछ वो आगे का सोचने लगता है। तो इस ड्यूरेशन को आपने कैसे डील किया, कुछ थोड़ा बहुत आप बताना चाहें? बस मैम, इसको तो डेली नहीं किया अभी तक। अच्छा। बस जेआरएफ हो गया है, बट इसको डेली नहीं कर पाया अभी तक। बस थोड़ा सा घबराते घबराते बस कर दिया है। बस हो गया है। ओके। अगर चलो, ये हो बढ़िया जाता है। तो शायद रैंक और इम्प्रूव हो सकती थी और मार्क्स भी अच्छे आ हम्म सकते थे, क्योंकि मैम मैंने देखा मेरे कांस्टेंट मार्क्स टेस्ट सीरीज में 100 प्लस ही रहे हैं हमेशा। हमेशा हम्म। मतलब मैम लास्ट 2 ईयर से मैं दे रहा हूँ टेस्ट सीरीज, हमेशा 100 प्लस ही मार्क्स आते हैं। एक दो बार की रेयर केस है कि 95 तक आए हैं, बट 140 और विज्ञान वृक्ष 125। की तो टेस्ट सीरीज भी काफी डिफिकल्ट रहती है, उस मैम हिसाब बहुत से हार्ड है। आपने तो बहुत अच्छे हम्म, स्कोर किए हैं। तो इस मैम हिसाब से, हाँ जी बताइए। मैम जैसे मतलब मैंने टेस्ट सीरीज दी थी इस बार,
तो मेरे कांस्टेंट मार्क्स बन रहे थे, 120 प्लस ही चल रहे थे, मतलब 120 की रेंज में चल रहे थे, 120, 122, 125 के समथिंग। एक दो बार हम्म। 140 के समथिंग भी गए। तो मेरे को लग रहा था कि हाँ, इस बार हो सकता है, क्योंकि ठीक ठाक मार्क्स आ रहे थे, और मैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था पेपर में, मतलब टेस्ट सीरीज में, जो जिनका मैंने रिवीजन किया था अच्छे से। ओके। बट पेपर में जाके इस बार भी थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हुई थी कि मैं प्रेशराइज हो गया था, उस वजह से अच्छे से नहीं कर पाया था तो इस काफी सारी हिसाब से चीजें। बस, अगर जो भी बच्चे का जेआरएफ है, अगर उसको रैंक और इम्प्रूव करनी है या जिसका बॉर्डर पे आकर रह जा रहा है, तो बस यही है कि एग्जाम में बच्चे को पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर वो प्रेशर डील कर ले उस वक्त पे, बस ये सोचना चाहिए कि क्या ही है, 3 घंटे का पेपर है, उसमें आप जितना अपना बेस्ट कर पाओ। मेरे हिसाब से जिन भी हाँ जी बच्चों ने मैम। थोड़ा बहुत डील किया है, वो क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाते हैं जो उन्होंने ढंग से पढ़े भी ना हो। हाँ जी मैम, मेरे साथ हमेशा लेकिन से ये एट द होता एंड है फिर कि मुझे लगता है कि अगर आपका एक बार क्वालिफाई हो गया तो फिर रैंक आपकी चाहे कितनी भी हो, मेनली हाँ, मतलब ये होता है तो कि क्वालिफाई होने से, नेट में तो बस मैम आपका मुझसे क्वालिफाई होना चाहिए, वही मेन बात होती है। मुझसे काफ़ी सारे सीनियर्स ने बात की, तो मैंने उनसे बोला भी कि सर रैंक तो बहुत कम आई है, बट हो गया हम्म। है। तो उन्होंने हमेशा मेरे को यही बोला है कि रैंक मैटर नहीं करती है इसमें, बस हो गया जेआरएफ, मतलब जेआरएफ जेआरएफ हो में तो गया। रैंक मैटर आपकी नहीं हाँ, करती, चाहे आपकी हाँ, AIR 10 हो, चाहे हाँ AIR जी, हाँ आपकी जी। 79 हो, दोनों को ही सेम आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। कोई किसी को डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला है, जस्ट वो एक कट हाँ ऑफ है, जी, वो क्रॉस करना है, बस सब कुछ फिर उसके बाद इक्वल ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हाँ जी मैम। ओके, चलो बहुत बढ़िया। और बताइए फिर आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है? मैम फ्यूचर प्लान्स तो बस यही है कि अभी पीएचडी ज्वाइन करनी है कहीं, और उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर आपका मेन टारगेट? हाँ जी ओके। मैम। तो जैसे आप फिर आगे टीचिंग ही करेंगे, तो जैसे आपने ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में प्रिपरेशन में आप सोशल मीडिया का थोड़ा सा अपने यहाँ बताना चाहेंगे कि आपने सोशल मीडिया को अवॉइड कर रखा था किस तरीके से, या फिर आपने टाइम मैनेज कर रखा था, या बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया था? मैम सोशल मीडिया तो मुझसे अवॉइड नहीं होता है, क्योंकि मैं थोड़ा उसी टाइप का एनवायरनमेंट में रहता हूँ कि सोशल मीडिया यूज हम्म। करना ही पड़ता है। क्योंकि थोड़ा हम्म। पॉलिटिकली एक्टिव हूँ, तो सोशल मीडिया तो मुझसे नहीं छूटता ओके। है। तो उसी आप वजह से पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं? बस वो भी डिस्ट्रैक्शन अच्छी रहता है चीज है, बस। थोड़ा बहुत हर तरीके से मेरे हिसाब से हर किसी को ऑलराउंडर होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के अलावा हर चीज में एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, वो भी बहुत हाँ मैम, अच्छी वो चीज तो है। मतलब बचपन से उसी टाइप का एनवायरनमेंट मिला है, तो उसी वजह से मैं वैसे पहले तो नहीं पढ़ता था, अभी पढ़ाई भी अभी स्टार्ट करी है 2-3 साल पहले। उतना ओके। अच्छा नहीं था पहले पढ़ने में। ओके। तो इस हिसाब से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, अगर आप ढंग से मैनेज कर पाते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही छोड़ देनी है सोशल मीडिया तभी आपका हो पाएगा। अगर आप एक टाइम नहीं मैनेज मैम, करके चलो कि हाँ, पढ़ाई के ड्यूरेशन में मुझे पढ़ाई करनी है, इतनी देर मैंने देख लिया, अब मुझे फोन छोड़ना ही है, तो उस हिसाब से नहीं मैनेज मेरा करके चला जा सकता है। मेरा ये फंडा पहले से क्लियर रहा है कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, किसी का भी कॉल आए, मतलब फैमिली को अगर छोड़ा जाए, तो किसी का भी कॉल आए तो मैं पिक नहीं करता हूँ मैम, किसी का भी मैसेज आए मैं उठाता ही नहीं हूँ फोन। पढ़ाई के कि टाइम पे फोन नहीं उठाता हूँ। पढ़ाई के टाइम पे फोन, ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर मैं जिस चार वक्त घंटे मैंने, पढ़ रहा हूँ तो 4 घंटे पढ़ना ही है फिर। ये बहुत अच्छी चीज है कि हाँ, पढ़ाई के टाइम पे बीच में कोई भी डिस्ट्रक्शन हो, फोन को उस टाइम पे आपको यूज ही नहीं करना है। यूज ही नहीं करना है। ये बच्चों को सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और मैं बिल्कुल यही अवॉइड करके बोलना ही कर चाहूंगा सके। कि अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह या टैब वगैरह है, तो उसमें तो कभी लॉगिन ही मत रखो कोई सी आईडी, क्योंकि तो आप पढ़ते हो, पढ़ने हम्म। के साथ साथ नोटिफिकेशन आती रहती है, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। बिल्कुल, नोटिफिकेशन हाँ। आती है तो बच्चा फिर डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो उसमें ऑन ही मत रखो, या तो फिर नोटिफिकेशन ऑफ रखो, ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये भी एक तरीका है, तो हर चीज से कभी डील कभी क्या करने होता के है अलग कि अलग तरीके हैं। हाँ, नहीं मैम, डिस्ट्रैक्शन तो सोशल मीडिया से इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था कि ऐसे मतलब कि किसी का मैसेज आए और मैं उठा लूँ, पढ़ाई छोड़ दूँ। ऐसा तो वो कुछ कभी खुद पे सीन नहीं रहा। कंट्रोल इंसान का हाँ, होना खुद पे चाहिए। कंट्रोल था। बट ये हाँ, चीज ये तो है है। कि बंद बंद कभी नहीं किया है। ओके। हाँ, वो जरूरी भी नहीं है, अगर आपका खुद पे सेल्फ कंट्रोल है तो फिर आप नहीं भी बंद करो, तो ऐसा जरूरी नहीं ऐसा है भी कि नहीं है कि बच्चे मैम। को बिल्कुल हाँ, ही छोड़ देनी चाहिए। आप उसके साथ साथ थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए भी आप यूज करके अपनी हाँ पढ़ाई जी, को हाँ जी। कंटिन्यू कर सकते हो। वही वही मैम। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपके थैंक यू आगे मैम। के जो भी ड्रीम्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के, वो आप अचीव कर पाए। तो आप बच्चों को अपनी थ्रू आउट द जर्नी कुछ अच्छे से कुछ गाइडेंस देना चाहें एट दी एंड सम अप करते मैं हुए? तो मैम बस यही कहूंगा कि फोकस रहें, और अपना कंटिन्यू करते रहें, मतलब बीच में 4 दिन 5 दिन का गैप ना लें, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी चीज है, बीच में भूल जाते हैं फिर हम। जो हमने 4-5 दिन पहले पढ़ा है उसको हम भूल जाएंगे बहुत इजीली, अगर हम बीच में हम्म। मतलब गैप ले आते हैं तो।
आप चाहे बिल्कुल। किसी की शादी वगैरह हो तो आप चाहे मत जाओ, बट बीच में गैप मत लो। कंसिस्टेंटली कंटिन्यू, प्रिपेयर हाँ, करना। 2 घंटे पढ़ो, बट पढ़ते रहो। केमिस्ट्री जरूर पढ़ो। मतलब अगर हम्म। आपका पर्पस है कि मेरे को मतलब लाइफ में टीचिंग वगैरह करनी है, फिर रिसर्च करना है, तो केमिस्ट्री तो जरूर पढ़ो। भूलने वाला सब्जेक्ट है। हाँ, बोलने वाला सब्जेक्ट है, तो वही इसलिए केमिस्ट्री पढ़ते रहो, अपना फोकस में रहो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए। और हाँ, एक लास्ट थिंग कि बस ओरिएंटेड पढ़ाई करो। ये मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रही है। सारे सिलेबस के चक्कर में मत लगो कि सारा ही सिलेबस कंप्लीट करके जाना एक है। मैं स्मार्ट तो कहना चाहता हूँ, स्ट्रेटेजिक वे में हाँ, फॉलो करना दो चाहिए। सेगमेंट जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पूरे अच्छे से करो। मैं मतलब ऑर्गेनिक वालों के लिए बोल रहा हूँ ये, या इनऑर्गेनिक वालों के लिए। तो हम्म। फिजिकल के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक उठाओ और उसको पेपर पे लिखो, और उसी का रिवीजन बार बार करो, उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से। बस हम्म। यही सही है। और कोई फिजिकल ज्यादा अच्छा है जिसका, तो वो फिजिकल ऑर्गेनिक करे या फिजिकल इनऑर्गेनिक करे। और जो थर्ड वाला सब्जेक्ट है उसको 4-5 यूनिट उठा के उसका रिवीजन करे अच्छे से। ओके, तो इस हिसाब से हम ये सम अप कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा तीनों ब्रांचेस में से, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में से दो ब्रांच को स्ट्रांगली पकड़ के रखे और थर्ड ब्रांच के कुछ तीन चार मेजर टॉपिक्स भी उठा ले, तो उससे भी हाँ, स्ट्रेटेजिक वे में आप फॉलो करेंगे तो और आप दूसरा आसानी मैम, से अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर लास्ट सकते हैं। लास्ट थिंग मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैम, आप कभी भी अपनी मेंटेलिटी ये मत बनाओ कि मेरे को AIR बन चाहिए, 10 चाहिए या 50 चाहिए, मतलब अंडर 15 चाहिए, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ मत सोचो। आप बस करते हम्म। रहो, और कट ऑफ से चाहे 1 नंबर ज्यादा ले आओ, काफी है। बस आपका ये टारगेट होना हाँ, चाहिए कि मुझे जस्ट एग्जाम क्वालिफाई करना है और प्रिपरेशन करते हाँ, रहो। बस मैम JRF करना है, प्रिपरेशन करते रहो। आप उस पर ध्यान मत दो कि कितनी रैंक आने वाली है, क्या आने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। सोचने से मैंने भी बहुत सोचा था कि ये होगा वो होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ी चीज है हाँ, बट सोचने इतना के लिए, है कि क्योंकि JRF हुआ है तो खुशी बराबर ही है, क्योंकि मैम एक थोड़ी संतुष्टि मिली है, इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था। क्योंकि मेरा मैम हम्म। जैम में भी बहुत ज्यादा, मतलब मैंने चीजें फेस करी है कि नहीं हो हम्म। पाया था उतने अच्छे से ड्रॉप लेने के बाद भी। तो मैं रैंक का ज्यादा सोचता हूँ हमेशा, और उतना हो नहीं ओके, पाता, तो फिर बाद में डिप्रेस हो जाता हूँ। तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये भी बच्चों को सीखना चाहिए कि आपको रैंक के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में उतना ज्यादा नहीं सोचना है। आपको जस्ट सोचना है कि आपका टारगेट क्या है, इसको क्वालिफाई आपने कर लिया तो फिर आपका एट द हाँ एंड मैम, वही पर्पस है। और दूसरा ये है कि मैम ये सोच के अभी से चलना चाहिए कि जैसे पहले प्रिपरेशन करना है, पहले ही सोचना चाहिए कि हमने जो 6 महीने 7 महीने या 10 महीने हमने जो पढ़ा है, वो वहां पे हम 3 घंटे में कैसे यूटिलाइज करें, चीजों हम्म। को याद रखें, चीजों को अटेम्प्ट करें। क्योंकि आप कितना ही पढ़ लो, मैंने मैम ठीक ठाक मतलब पढ़ा है, बट वो 3 घंटे ही मेरे को हर बार मतलब बेकार कर देते थे। मैं परेशान हो जाता था, वहां पे बैठ के डिप्रेस हो जाता था, नहीं ओवर नहीं, थोड़ा थिंकिंग सा करने लगता प्रेशर था। हैंडल हाँ, करना इंसान को हाँ, सीखना वही चाहिए। वही मैम, बस वो 3 घंटे आप सीखो अच्छे से कि 3 घंटे कैसे कवर करने, हो जाएगा बहुत हम्म। इजीली। ओके, ठीक है हाँ भाई, जी तो मैम। थैंक यू सो मच मोहित। आई होप ओके आपसे मैम। सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा, आपकी जर्नी से, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी से। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।